Hello everyone. Welcome to my channel Education with Sangeeta Shrivastava. थ्योरीज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी जो टॉपिक चल रहा है उसमें पार्ट 1 में हमने समझा था दो थ्योरीज को, वो है सोशलाइजेशन और जेंडर डिफरेंस थ्योरी। और आज हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट में देखें तो पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। आपने पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक में आप देख लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया है। और पार्ट 2 में आज हम समझेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड एजुकेशन और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड एजुकेशन। तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले ये थ्योरी क्या है? बेसिकली ये दिस थ्योरी एग्जामिन्स द रोल ऑफ वेरियस सोशल स्ट्रक्चर in creating gender role and identity rather than individual effort. अब एक इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन या इंडिविजुअल के जेंडर डिफरेंस कैसे करते हैं, इसको ना लेकर ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं कि टोटल सोशल स्ट्रक्चर कैसा डेवलप हुआ है। सामाजिक जो संरचनाएं हैं जेंडर भेद के लिए वो ज्यादा जिम्मेदार या उत्तरदायी मानी जाती हैं। So that rather than individual effort in developing his or her identity as was accepted in socialization and gender difference theory. और दूसरी बात इसका जो बैकग्राउंड है वो है थ्योरी फोकस ऑन सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड रिलेशन अमंग मैन एंड वुमेन। कैसा रिलेशन है? पावर की बात करते हैं, पावर रिलेशन है। So and different social structures to find out the gender role and gender stereotype which are being accepted by those social structure. तो संरचनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है ये थ्योरी। इसके आधार पर जो बेसिस हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, जो इनइक्वालिटी आती है उसके बेसिस 4 मानता है ये स्ट्रक्चरल थ्योरी। 4 बातों को मुख्य आधार मानता है जेंडर में इनइक्वालिटी या असमानता का। पहला है पावर स्टेट या स्टेटस। दूसरी बात है अनइक्वल वेजेस, वेतन, असमान वेतन। और नॉलेज सिस्टम, ज्ञान प्रारूप। और अनअवेयरनेस। तो इनको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं पावर एंड स्टेटस। पावर एंड स्टेटस यानी कि शक्ति, पावर और उसकी स्तर, जिस भी स्तर, स्टेटस एक जो होता है, तो उसमें ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी किसके हाथ में है और लेजिटिमेट लॉज किसके हाथ में है। तो बेसिकली ये पावर और स्टेटस जेंडर इनइक्वालिटी लाता है, जो कि मेल के हाथ में प्रॉपर्टी और लेजिटिमेट लॉज इन सब का के ऊपर होल्ड रहता है, जबकि फीमेल इससे दूर रहती हैं। और दूसरी बात आती है हेगेमोनिक प्रैक्टिसेस, आधिपत्य वाली, ज्यादातर सब चीजों पर आधिपत्य, चाहे वो परिवार हो, चाहे परिवार से संबंधित कोई चीजें हो, चाहे समाज हो, कुछ भी, तो उसमें आधिपत्य जो है वो मेल मेंबर्स का रहता है सोसाइटी के। और तीसरी बात जेंडर इनइक्वालिटी। ये सारी चीजें पावर और स्टेटस से ही डेवलप होती हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो पावर और स्टेटस है। दूसरा हम लोग देखते हैं जो है जेंडर डिफरेंट अनइक्वल वेजेस। अब ये अनइक्वल वेजेस कैसे होते हैं? समान कार्य है, समान समय के लिए है, फिर भी वेतन भिन्न है। क्यों? तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये समान कार्य होने पर भी भिन्न है। दूसरी बात नारी का स्थान। नारी का स्थान घर में है, घर के काम में उसको ज्यादा उसको बांधा जाता है कि ये वो घर के लिए। लेकिन अगर उसे काम बाहर करना भी है तो कब करना है? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। समाज को जरूरत पड़ेगी तो वो वुमेन के जॉब को भी एग्री कर लेगी कि ठीक है वुमेन भी बाहर जाके जॉब करे, और से वो भी जिम्मेदारी, वो भी जो इच्छा है वो किसकी? वो समाज की, यानी कि मेल मेंबर्स की इच्छा से ये कार्य कर सकती है, अदरवाइज अपनी इच्छा से नहीं। और तीसरी बात आती है निम्न स्तरीय कार्य दिए जाए, कार्य भी करें तो वो उसकी, अगर उसके अंदर और हायर लेवल का वर्क करने की कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद उसको ये मौके कम मिलते हैं, बल्कि लोअर लेवल के जैसे कि नर्स, या जिसमें हम काम में ज्यादा दिमागी काम को, जैसे हम कहें कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, या फिर और हायर वर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें लेडीज को ना ले जाएं ज्यादा। तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉलेज सिस्टम, ज्ञान प्रारूप। हर सोशल स्ट्रक्चर किसी ज्ञान प्रारूप के आधार पर चलता है, और ये जो पैटर्न डेवलप हो गया, वही जो है वो वेटेज किसे देना है, वो किसको वेटेज देता है, ये सब डिसाइड करता है। सो वेटेज प्रिविलेज क्लास को दिया जाता है।
यहाँ पर वेटेज डिसाइड करता है नॉलेज सिस्टम। फीमेल की जो नॉलेज सिस्टम है इजिली एक्सेप्ट कर लेता है कि वेटेज प्रिविलेज को दिया गया, हाँ ये तो ऐसा ही है, उन्हीं को देना चाहिए, तो वो इसके लिए अलग से मतलब एजिटेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो इजिली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि इंटेंशनल रिमूवल है ऑल द रिकॉग्नाइजेबल जो फीमेल एफर्ट्स हैं, जिन्हें फीमेल जिसमें ज्यादा हाईलाइट होते हैं, जिसमें फीमेल का बहुत योगदान है, उसके बावजूद उनको इंटेंशनली रिमूव कर दिया जाता है कि इनका जिक्र हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में, एजुकेशन में इनका जिक्र ही ना किया जाए। तो ये इंटेंशनल, जिससे कि आने वाली जनरेशन ये ना सोचे कि फीमेल जो है वो इक्वल काम कर सकती हैं। तो इसको इंटेंशनली नॉलेज सिस्टम के माध्यम से सोशल स्ट्रक्चर्स खुद अपने सोसाइटी में मेल डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो बेसिस है इनइक्वालिटी आने का, वो है अनअवेयरनेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसके लिए फीमेल को अवेयर होना चाहिए, जो जो अप्रेस्ड ग्रुप है उसको अवेयर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वुमेन एक्सेप्ट कर लेती हैं इस एक्सक्लूजन को, जो कि इंटेंशनल एक्सक्लूजन है, उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं और कहती हैं इट इज नेचुरल, ये तो नेचुरल है, और इग्नोर कर दिया इसको, नो प्रॉब्लम, और नो प्रॉब्लम टाइप एटीट्यूड वो अपनाती हैं। और विदाउट केयरफुल अवेयरनेस about deliberate inequality by the power holder, female lack common sense। तो जब उनमें केयरफुल अवेयरनेस नहीं क्रिएट होती है तो वो कॉमन सेंस नहीं डेवलप हो पाता है, जिससे कि वो इस भेद को समझ सके कि क्यों किया जा रहा है, आखिर उनके साथ में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये कुछ दो तीन स्लाइड में मैंने इस पावर, स्टेटस, डिफरेंट वेजेस, इनकी पूरी डिटेल भी लिखी है, आप चाहें तो इन्हें रोक कर पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंट वेजेस के बारे में पूरी डिटेल है, ये नॉलेज सिस्टम कैसे, ज्ञान तंत्र उसकी, और ये अनअवेयरनेस टुवर्ड्स बाइजनेस। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो जो टाइप ऑफ ऑपरेशन है और एरियाज ऑफ बाइजनेस है, वो अंडरस्टैंड किए बिना हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। So it is most essential effort for altering the oppression and biasness done by the power group। जो उत्पीड़न करने वाला ग्रुप है उसके द्वारा किया गया जो उत्पीड़न है उसका प्रकार कैसा है, उसका क्षेत्र कैसा है, इसे समझे बिना हम उनको रिमूव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं। अब ये कैसे करें? ये कहते हैं लिबरलिस्ट एटीट्यूड को अपनाते हुए हमें 3 काम करने चाहिए। पहली बात तो पेडागॉजी सेलेक्ट करें जो विभेद रहित हो शिक्षण। दूसरी बात है हिगेमोनिक करिकुलम को अपोज करें, उसको आधिपत्यपूर्ण जो पाठ्यक्रम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आधिपत्य मेल डोमिनेशन रहता है और मेल को दिखाया जाता है, तो उससे हम दूर करें, उसको अपोज करें। और तीसरी बात ये कहते हैं कि स्कूल का टोटल जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव बनाए, हितकारी बनाए, जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट हो सके, इन्फ्लुएंस कर सके हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को, और सोशल स्ट्रक्चर टोटल जो है वो उसमें चेंज आए। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है या फीमेल चिल्ड्रन है, उनको हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए टू कंटिन्यू सम एसेंशियल बिहेवियर फॉर द रिमूवल ऑफ जेंडर डिफरेंस इन सोसाइटी। तो उनके लिए अगर वो जेंडर डिफरेंस को रिमूव करने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो पुनर्वलन उन्हें देना चाहिए सकारात्मक। Student may learn gender role and gender identity through the process, which should include observation, imitation, reinforcement, and appropriate motivation। तो हमें उनका निरीक्षण, कि बच्चे निरीक्षण से सीखते हैं तो रोल मॉडल उनके सामने लाए, अनुकरण तो टीचर्स पहले अपने एटीट्यूड को ठीक करें, पुनर्वलन उन्हें लगातार दें, और प्रेरणा, इन सबको एजुकेशन में अगर स्थान दिया तो स्ट्रक्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो समस्या उभरती है वो सब दूर हो सकती हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस स्ट्रक्चरल थ्योरी के क्या है? देखिए सबसे पहली बात लिंग्विस्टिक साइंस है, ये मानता है लिंग्विस्टिक साइंस से जेंडर सीखा जाता है, जैसे करता है, करती है, तो लिंग्विस्टिक साइंस इसमें जिम्मेदार है। जेंडर, इनको बच्चों को समझाना चाहिए हमें कि जेंडर कल्चर का इफेक्ट है, यानी कल्चर के इफेक्ट से जेंडर डेवलप हुआ है, ना कि एक नेचुरल फिनोमिना। उन्हें पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट है कल्चर का, इस चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हाईलाइट करके बताना चाहिए, बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी
बाइजनेस कैसी हो रही है और उसे बेनिफिट प्रिविलेज वाले वर्ग को क्या हो रहा है, उस बेनिफिट को दिखाते हुए उनको समझाना चाहिए कि आप लोग इस तरीके से सोचें। नेक्स्ट, हाईलाइट पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन इन सब्जेक्ट टीचिंग। जब जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे जो दबाव, जो जो उत्पीड़न है उसको हमें हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है फीमेल कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना चाहिए, जो इंटेंशनली एक्सक्लूड कर दिया गया है उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में बात आती है इम्प्लीकेशन में कि बच्चों को एम्पावर करें ऐसे लिटरेचर देकर जिससे कि वो खुद इस पावर गेम को, इस पावर स्टेटस गेम को, डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। बच्चे, अगर लड़कियां किसी टेस्ट में अच्छा करती हैं तो उस टेस्ट को ही क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ये टेस्ट ही बेकार होगा। तो ये इसको भी क्रिटिसाइज करना, इसको भी प्रेजेंट करना बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है सोसाइटी, अगर इस तरीके के कामों से सोसाइटी बेनिफिट लेने लगती है और बच्चियों के पढ़ाई से उनको बेनिफिट होता है, उनको वर्कफोर्स मिलता है, तो फिर वो भी फीमेल एजुकेशन की तरफ सोचने लगते हैं, खुद सोसाइटी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और नेक्स्ट, एजुकेशनल जो इंटरवेंशंस हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, वो भी यहाँ पर हाईलाइट करने चाहिए, वो भी जरूर ऑर्गेनाइज करने चाहिए इंटरवेंशन जिससे कि इक्वालिटी आए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वो डोमिनेंट या डोमिनेशन वाली जो आइडियोलॉजी है उसको चैलेंज करें और उसको चैलेंज करने लायक काबिलियत भी लाएं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एक्सपोज करें स्टूडेंट्स को विमेन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ना कि विमेन की जो समस्याएं हैं उनको इग्नोर करना सिखाएं, बल्कि उनको समझाएं कि विमेन जो है, फीमेल जो है, वो किस तरीके के सिचुएशन में रहती हैं और उनको क्या जरूरत है इस तरीके के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। स्टूडेंट्स को एक्सपोज करें अदर मूवमेंट जो हो रहे हैं जैसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म वगैरह, जिससे कि वो वहां से भी चैलेंजिंग टूल्स को गेन करें जिससे कि इस पावर रिलेशन को वो समाप्त कर सके या आंसर दे सके। और स्टूडेंट्स खुद इवैल्यूएट करें स्टेटस को गर्ल्स के, विमेन के इन सोसाइटी में, तभी जाकर वो असलियत को समझ पाएंगे, तभी इस थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन के माध्यम से समाज को फायदा पहुंचेगा। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए मैंने सारे पॉइंट्स डिटेल में अलग अलग समझाए हैं। ये 14 पॉइंट्स, इन्हें आप स्लाइड को रोक के पढ़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसकी बैकग्राउंड सबसे पहले समझते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल थ्योरी और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी फेमिनिज्म की दोनों ही जेंडर इनइक्वालिटी को फॉल्टी सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्लेन करती हैं, यानी कि दोषपूर्ण सामाजिक संरचना का परिणाम है दोनों। लेकिन जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये इनबिल्ट स्ट्रक्चरल फॉल्ट, ये चैलेंज केवल अवेयरनेस वाली एजुकेशन से नहीं किए जा सकते, because this inequality and prejudice are unconsciously accepted by the oppressed group। जिसका उत्पीड़न हो रहा है वो वर्ग अनकॉन्शियसली इनको एक्सेप्ट कर लेता है, इस सारी इनइक्वालिटी को और सारे पक्षपात को, ये सब अनकॉन्शियसली वो एक्सेप्ट कर चुका है, तो उसको चैलेंज करना खाली अवेयरनेस एजुकेशन से दैट इज नॉट पॉसिबल। ये डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जो डिकंस्ट्रक्शन वाली थ्योरी है, वो मानती है। और ever think about political and malafide, वो कभी सोचते भी नहीं है कि ये पॉलिटिकल है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में किया गया है और इसमें प्रिविलेज ग्रुप का इंटरेस्ट छिपा हुआ है, ये सब वो नहीं मानते हैं। तो इनका ये मानना है कि जागरूकता की शिक्षा काफी नहीं है, क्योंकि अवचेतना के कारण वंचित वर्ग इसे स्वीकार करके बैठा हुआ है, तो ऐसे में पहले तो उसी चीज को हटाना पड़ेगा। तो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म क्या एक्सेप्ट करती है, क्या स्वीकार करती है कि सोशल स्ट्रक्चर, नॉलेज पैटर्न दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी जेंडर की जो इनइक्वालिटी का जो कॉज बताती थी, वो वुमेन एम्पावरमेंट को फेवर करती है थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन कर दिया। लेकिन डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है, दिस एडवोकेट टू डिकंस्ट्रक्ट द होल नॉलेज पैटर्न। पहले जो नॉलेज पैटर्न बना हुआ है, जो प्रारूप बना हुआ है दिमागों में, उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, उसे विखंडित करना पड़ेगा, एंड टू कंस्ट्रक्ट न्यू परसेप्शंस।
नए प्रारूप नहीं बनेंगे, नए प्रत्यय नहीं बनेंगे जब तक कि पुराने प्रत्यय दिमाग से नहीं हटेंगे। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके मन में एक प्रत्यय कोई गलत बन जाए, मान लीजिए आप किसी चीज को एक गलत प्रत्यय बना लेते हैं, तो सही प्रत्यय को आपके मन में बैठाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। पहले उस गलत फिनोमिना को हटाएंगे तब वो नया ठीक बैठेगा। यही चीज इसी थ्योरी की थीम है। Rather they visualize gender as not being anything real. जेंडर रियल है ही नहीं, जेंडर तो बनाया गया है, अवास्तविक है, but only a phenomena constructed by the society. तो अनरियल और नेचुरलाइज्ड फिनोमिना, जैसे जो अनरियल है, अवास्तविक है, उसे प्राकृतिक बना दिया, and easily become reason for the development of exclusionary system, यानी कि वंचित करने वाला तंत्र बन जाता है। ऐसा अवास्तविक प्रत्यय जो कि प्राकृतिक नहीं है लेकिन प्राकृतिक बना दिया गया है, तो वो वंचित करने वाला तंत्र विकसित करता है, जहां पर एक वर्ग को वंचित कर दिया दूसरे वर्ग ने। और तीसरी बात यह है कि जो मेन फोकस है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का, वो रहता है डीनॉर्मलाइजेशन और डीनेचुरलाइजेशन, यानी कि जो उन्होंने नेचुरल बना दिया, जो कि रियल नहीं है, जो अनरियल फिनोमिना है उसको नेचुरल बना दिया, such common sense category by exposing them as intentionally constructed and maintained phenomena by the society. जो इंटेंशनली कंस्ट्रक्ट किए गए उन सबको वो डीनॉर्मलाइज करना चाहते हैं, डीनेचुरलाइज करना चाहते हैं, उन सबको हटाकर नए प्रत्यय बनाने की तरफ ये जो थ्योरी है वो बात करती है। तो इस थ्योरी में सबसे पहली बात आती है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस तरफ आलोचना की जगह, यानी कि उसके जो जेंडर बायसनेस या पावर, इन सब की आलोचना करने के बजाय ये सिद्धांत शक्ति आधारित समूहों को भी समाप्त करना चाहता है। इनको शक्ति आधारित, जो पावर रिलेशन पर आधारित जो समूह है, इन्हीं को समाप्त कर दो, कोई समूह नहीं। फिर ये एडवोकेट करते हैं दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ ऑपरेशन इज टू डीकंस्ट्रक्ट द होल बायसनेस एंड प्रेजुडिस। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो सबसे पहले जितने भी बायसनेस, प्रेजुडिस जितने भी समाज में है, उन सबको हम हटा ही दें, विखंडित कर दें। लेकिन विखंडित करना आसान नहीं होता है। ये कहते हैं कि ये डीकंस्ट्रक्शन और फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, जितने भी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, इंटेंशनली जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बाय डोमिनेंट ग्रुप सोसाइटी के, चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट, एथनिसिटी या रेस, जेंडर, किसी भी आधार पर बनाए गए हैं, उन सबको हमें डीकंस्ट्रक्ट कर देना है। तो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के जो की पॉइंट्स हैं उन पर आप देखिए, नजर डालिए। सबसे पहली बात, फॉल्टी सोशल स्ट्रक्चर। दूसरी बात कहते हैं कि पॉलिटिकल और मेलाफाइड इंटेंशन जो कि डोमिनेंट ग्रुप की रहती है। तीसरी बात ये कहते हैं कि ये होती है और वो वीमेन जो है, फीमेल जो है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फीमेल एक्सेप्ट करते हैं इस नॉलेज पैटर्न को। डीकंस्ट्रक्ट करना है, इनकी कीवर्ड है क्या, डीकंस्ट्रक्ट करिए आप। ओल्ड जो नॉलेज पैटर्न है, पुराने प्रारूप है, उनको डीकंस्ट्रक्ट कर दीजिए। तो फिर जेंडर इज नॉट रियल बट नेचुरलाइज्ड, ये चीज समझनी सबसे जरूरी है। और फिर डीनेचुरलाइज करिए, सीज कर दीजिए ये पावर रिलेशन, ये जो एक के हाथ में पावर, सत्ता, और दूसरे के हाथ में दूसरा उसका गुलाम, दूसरा उसके अधीन, इस तरीके की भावनाओं को, इस तरीके की बातों को बिल्कुल डीनेचुरलाइज कर, सीज कर दीजिए, रोक दीजिए, तुरंत उसकी रोकथाम होनी चाहिए। सो इस तरीके के जो फॉल्टी प्रारूप है उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, समाज को डीकंस्ट्रक्ट नहीं करना, बल्कि समाज में विकसित हो गए फॉल्टी यानी दोषपूर्ण जो प्रारूप हैं, ज्ञान प्रारूप, उनको हटा देना है और नए प्रारूप लाने हैं। तो कैसे लाने हैं, एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? देखिए, ये प्रत्यय निर्माण की अवधारणा पर आधारित है। ये कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन of previously developed perception on the basis of the fact that our visualizations organize our behavior, habits, expectations and perception. देखिए, हमारा विजुअलाइजेशन, हम जो देखते हैं वही चीज हमारे हैबिट्स, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं और परसेप्शन, प्रत्यय को निर्माण करते हैं। अब अगर हम इस विजुअलाइजेशन में थोड़ा इंटरप्शन लाएं, यानी if some interruption is caused in this visualization, तो क्या होगा? There may be a creation of some momentary, admittedly fragile space
for the development of possibilities of new perception. तो एडमिटेडली हम एडमिट कर रहे हैं कि यस मोमेंट्री हम उस इंटरप्शन को विजुलाइज करें, इंटरप्शन आए और फिर उस इंटरप्शन के बीच में हम एक पॉसिबिलिटी नए परसेप्शन की डेवलप करते हैं। तो व्यवधान नवीन अवधारणा के निर्माण को संभव बनाता है। अब ये डिस्ट्रप्शन या इंटरप्शन कैसे आए? तो हमें ये ओल्ड परसेप्शंस को हटाना है। इसको जो फॉर ग्रांटेड, अरे ठीक है कोई बात नहीं चलता है, सेक्सुअलिटी, जेंडर, रेस, क्लास, ये सब तो दीज ऑल थिंग्स आर फॉर ग्रांटेड और ये तो समाज में चलती रहती हैं, आगे भी बढ़ती रहेंगी। तो इस परसेप्शन, इस प्रत्यय को हटा देना है दिमाग से। तो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट यूज वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब इसको हटाने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करता है, बताता है क्या स्ट्रैटेजीज लेता है। देखिए, जैसे रीनेमिंग ऑफ नोन फिनोमिना, जेंडर की फैमिलराइज करना, इन्वर्ट कर देना, ऑर्डर, थिंग्स के ऑर्डर को बदल देना, रीडिफाइन करना फैमिलियर कॉन्सेप्ट्स को, इनअप्रोप्रिएट लेंस यानी कि कुछ बिल्कुल ही नए तरीके से उनको प्रस्तुत करना, टेक्स्ट को बदल देना, रिवर्ट कर देना, न्यू मीनिंग ओल्ड वर्ड के देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ऐसा डिस्ट्रक्शन जो है वो स्ट्रेटजीज ये बेस्ड है फेमिनिस्ट साइको एनालिटिकल स्टडीज पर, जो पोस्ट फेमिनिज्म पर भी आधारित है और ये विजुलाइज करते हैं कि छात्रों को अपने यानी कि अनकंस्ट्रक्टेड और स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस के माध्यम से इन जो सांस्कृतिक भेदभाव है उसे विखंडित करना सीखना चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वी कैन से दैट rather than accepting the ready-made meaning, the student should learn to make provisional and proactive meaning, multiple meaning, reworking on their perception. अपने perceptions पर वो rework करें, स्वयं अर्थापन करें and generate new possible perceptions. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सबसे पहली बात, कैसे हम पाठ्य वस्तु में बदलाव करें, कक्षा में होने वाले जो अभ्यास हैं उनमें भी अंतर लाएं, मूल्यों की पुनर्रचना करें, रिकंस्ट्रक्शन, और विखंडित जो सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत जेंडर अवधारणाओं को विखंडित करने पर बल देता है कि जो हमारी जो अवधारणाएं हैं उनको विखंडित करें और नई अवधारणाओं को डेवलप करें। तो इस प्रकार से ये दोनों जो चारों सिद्धांतों को हमने दो पार्ट पे समझा, कुछ रेफरेंसेस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए